Hello guys, this is Dr. AG and you are watching my YouTube channel Learn with Dr. AG. आज की इस वीडियो में हम बायोमैकेनिक्स ऑफ बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मुतालिक डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ बोन आर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ dense connective tissue consisting of the bone cells that are the osteocytes embedded in a non-living matrix, that is the osseous tissue. Osseous tissue basically different kind of proteins, especially the collagen and bone minerals को मिला के जब वो ऑस्टियस टिश्यू बनाता है और इसमें जब वो अगर ऑस्टियोसाइट्स एम्बेड हो जाए तो उसका एज अ होल जब वो बोन का नाम देते हैं. कंपोजिशन की बात करें तो मेजर कंस्टिट्यूएंट पार्ट जब बोन का दैट इज द मिनरल्स. सो इसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इनमें 60 to 70% ऑफ द बोन वेट जब वो मिनरल डेपोजिशन होती है. ये बोन को स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. जो बोन पे जो वो कंप्रेशन होती है, वेट बेरिंग है, तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ द मिनरल डेपोजिशन. सो इसकी परसेंटेज जो है वो अकॉर्डिंग टू एज और बोन हेल्थ के लिहाज से जो वो वेरी करती है. जो बोन जितनी ज़्यादा जब वो हेल्दी होगी उस लिहाज से जो उसमें जब वो कंपेरेटिवली जब ज़्यादा अच्छी जब वो बोन मिनरल डेंसिटी होगी. कोलेजन जब वो ये बोन को जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. किसी किसी जो बोन पे जो टेंशन होती है तो उसको रिस्पॉन्ड जो वो कोलेजन करता है. वाटर जो वो 15 to 30% ऑफ द बोन वेट होता है और ये बोन को जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट प्रोवाइड करता है. स्ट्रक्चरली देखा जाए तो हर एक बोन की जो वो मिनरलाइजेशन की जो रेशियो वो बोन टू बोन जो वेरी करती है. इस लिहाज से हमने बोन को जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज द कॉर्टिकल बोन एंड ट्रेबेकुलर बोन. सो वन इज द मोर पोरस बोन. जो ज़्यादा पोरस बोन होती हैं उनमें जब वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की जो डेपोजिशन है कंपेरेटिवली कम होती है. उसमें नंबर ऑफ जो नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू है उसका प्रोपोर्शन जब वो ज़्यादा होता है और उसमें जो वो नंबर ऑफ पोर्स जो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं. जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है, इसमें हमारे पास ये जो पोर्शंस हैं दो एपिफाइसिस, ये दोनों जो वो कंपेरेटिवली जो वो पोरस बोन्स हैं, दैट इज द कैंसलस पार्ट ऑफ द बोन. और ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ये जो कंपेरेटिवली कम जो पोरस है और उसमें जो मिनरल डेपोजिशन जो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है, दिस इज द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द बोन. और बोन की वैसे जनरलाइज बात करें तो जो एंड्स होते हैं उनको हम जब वो एपिफाइसिस बोलते हैं और जो मिडिल पोर्शन होता है बोन का दैट इज द डायफाइसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉर्टिकल बोन में कंपेरेटिवली जब वो नंबर ऑफ पोर्स जब कम होते हैं, 5 to 30% of the bone volume is non-mineralized tissue. Withstands greater stress but less strain before fracturing. बोन जो वो ज़्यादा स्ट्रेस बेयर कर सकती हैं, ज़्यादा जो कंप्रेशन बेयर कर सकती हैं बिकॉज ऑफ द लो पोरोसिटी एंड मोर मिनरलाइजेशन. नेक्स्ट इज द ट्रेबेकुलर बोन. इसमें जो वो नंबर ऑफ पोर्स जो कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं, 30 to 90% ऑफ द बोन वॉल्यूम इज नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू, जिसमें हमारे पास ज़्यादातर जो वो कंपोजिशन जब वो उसमें जो प्रोटीन्स वगैरह की होती है. ट्रेबेकुलर बोन फिल्ड विद द मैरो एंड फैट. ये जो उसका जो पोर्शन होती है यहाँ पे जो मैरो जो वो एक्सेसिवली मौजूद होता है. इट विथस्टैंड्स मोर स्ट्रेन बिफोर फ्रैक्चरिंग. ये कंपेरेटिवली ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और ये ज़्यादा जो वो स्ट्रेन जो बेयर कर लेती हैं. अब इसमें आपको दो बोन दिखाई गई हैं. एक फेमरल हेड है. इसके अगर आप आउटर पोर्शन की बात करें जिसकी स्टीक है, ये कंपेरेटिवली जो वो कम पोरस है, इसमें मिनरल डेपोजिशन ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो है वो ये कम्पैक्ट बोन है या कॉर्टिकल बोन है. इनर पोर्शन जब वो ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा पोरस है, यहाँ पर जब वो ये कैंसलस पार्ट ऑफ द बोन है. इस तरीके से हम बात करें स्कल की, तो स्कल का अगर उससे क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो इसमें जो वो आउटर जो पोर्शन है इसमें जो नंबर ऑफ पोर्स कम है दोनों तरफ, और जो अंदर दरमियान जो सैंडविच है दैट इज द कैंसलस पार्ट ऑफ द बोन.
बोथ कॉर्टिकल एंड ट्रेबेकुलर बोन आर एनाइसोट्रॉपिक। मतलब इसका ये है कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो तो इनकी प्रॉपर्टीज जो वो बोन की जो वो भी वेरी करती हैं। दे कैन विथस्टैंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस मोर देन द शेयर स्ट्रेस, जैसे कि इसमें दिखाया गया। तो एक तो टेंशनल फोर्स है, इसमें जब वो बोन पुल अपार्ट होगी, कंप्रेशन में जो बोन जो वो अप्रॉक्सीमेट करेगी, और शेयर में जब वो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो स्लाइड करेगी। सो बिकॉज ऑफ द एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ये तीनों काइंड ऑफ फोर्सेस को जो वो बोन डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। बोन जो सबसे ज़्यादा जो बेयर कर सकती है दैट इज द कंप्रेशनल स्ट्रेस, उसके बाद जब वो जिससे कम है दैट इज द टेंशनल स्ट्रेस, और जो इन तीनों को कंपेरिजन बात करें तो जो लीस्ट जो बेयर कर सकती है बोन दैट इज द शेयर स्ट्रेस। जैसे कि आपको जिसमें दिखाया गया है इस ग्राफ में, कंप्रेशन फोर्स सबसे ज़्यादा बेयर कर सकती हैं, उसके कंपेरिजन में टेंशन उससे कम है, और शेयर जो वो सबसे कम बेयर कर सकती हैं। अगर हम बात करें स्केलेटन की, तो हमने जो वो बेसिकली दो पार्ट्स में स्केलेटन को डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन इज़ दी एक्सियल स्केलेटन, जो कि आपको ये जो ब्लू पोर्शन दिखाया गया है, दिस वन इज़ द एक्सियल पोर्शन। और ये जो कंपैरेटिवली पिंक जो कलर आपको दिखाया है, दिस इज़ दी अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसकी अपेंडेजेस है आपकी। तो इस लिहाज से हमने जो वो स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स की। कितनी किस्म की बोन्स हैं हमारे बॉडी में, तो हमने उनको ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड के लिए जो हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। इनमें हमारे पास शॉर्ट बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स हैं, इरेगुलर बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हैं, और सिस्मॉइड बोन्स हैं। सिस्मॉइड बोन जो वो बेसिकली किसी टेंडन के अंदर जो है एम्बेडेड होती हैं। जैसे हमारे पास जो वो पटेला है, तो पटेला जो वो आपके जो वो कॉर्डिसेप्स जो टेंडन है उसके अंदर एम्बेड होती है, तो इसलिए ये जो एक सिस्मॉइड बोन है। द लार्जेस्ट ऑफ द सिस्मॉइड बोन इज द पटेला। अब हम बात करते हैं जी हर एक टाइप ऑफ बोन की। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जो शॉर्ट बोन्स की। सो हमारी जो कार्पल बोन्स हैं, हैंड में आपकी कार्पल बोन्स है या फुट में आपकी टार्सल बोन्स हैं, दे आर द टाइप ऑफ द शॉर्ट बोन्स। नेक्स्ट इज द इरेगुलर बोन्स। आपकी जो वर्टिब्रा हैं, क्योंकि इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, तो दे आर कॉल्ड एज द इरेगुलर बोन्स। स्केपुला इज कैरेक्टराइज एज अ फ्लैट बोन, क्योंकि इसका जो सरफेस जो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा फ्लैट होती है, इसको हम जब वो फ्लैट बोन के अंदर कंसिडर करते हैं। लॉन्ग बोन्स आपकी जितनी भी ज़्यादातर जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो बोन्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर द लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स में डिफरेंस ये है कि जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके जब वो एपिफाइसिस और डायफाइसिस जब वो प्रोमिनेंट होते हैं, उसमें जब वो दो एंड्स कंपेरेटिवली ज़्यादा जब वो प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि जो शॉर्ट बोन्स हैं उनके जो वो एज करेक्टराइज जो वो एंड नहीं होते उनके। सो जैसे इसमें जो आपको स्टर्नम दिखाएगी दैट इज द फ्लैट बोन, ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन, आपकी कार्पल ऑफ द रिस्ट जो है आपकी दैट आर द शॉर्ट बोन्स, और वर्टिब्रा जो है वो आपका इरेगुलर बोन में काउंट होता है। नेक्स्ट हम जब वो बोन ग्रोथ की बात करें, तो बोन जो है वो दो तरीके से ग्रो करती है। एक along the length, that is the longitudinal growth. Second is the along the width of the bone, that is the horizontal growth. So at the epiphysis or the epiphyseal plates, अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था बोन के डिफरेंट वो पार्ट्स को, जिनमें हमारे पास जब वो एपीफाइसिस और जो एंड पार्ट है और डायफिसिस, इनके दरमियान में एक जो वो एपिफिजियल प्लेट होती है, ये जो आपको जो वो प्लेट दिखाएगी, ये इसको हम जो वो मेटाफिजियल एंड प्लेट भी नाम देते हैं उसको हम। यहाँ पे जो बोन की नॉर्मल ग्रोथ होती है वो इसी एंड पे होती है। बोन का यही जो पोर्शन है, ये जो आपका ग्रोइंग पार्ट होता है बोन का।
लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ की बात करें तो बोन की जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है वो 18 टू 25 ईयर्स ऑफ एज में जब वो स्टॉप हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ लोगों में जब वो 18 साल की एज में जब वो एंड प्लेट जब वो क्लोज हो जाती है तो उनकी जब वो उसकी फर्दर जब वो ग्रोथ नहीं होती। कुछ लोगों की जब 25 ईयर्स ऑफ एज तक भी जब वो जाती है ग्रोथ। नेक्स्ट इज द सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ। डायमीटर इंक्रीजेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, most rapid growth before the adulthood. Periosteum build up in concentric layers. बोन ग्रोथ में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं दैट आर द ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो कि बोन को ग्रोथ करने के लिए जो वो ऐड ऑन होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स हैं जो बोन के डिसॉल्व कर देते हैं कि बोन को जो वो अगर कहीं पे उसको रिमॉडल करना है तो उसमें जो वो ऑस्टियोक्लास्ट अपना जो रोल प्ले करते हैं। Adult bone development, balance between the osteoblast and osteoclast activity. अगर हमने जो वो बोन की बात करेंगे बैलेंस मेंटेन करना है तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कितनी है और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कितनी है। अगर ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा है तो बोन जब वो ग्रो इन साइज करेगी। अगर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा है तो बोन जब वो उसकी थिनिंग हो जाएगी बोन की। इंक्रीज इन एज यील्ड्स प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द कोलेजन एंड इंक्रीज इन बोन ब्रिटलनेस। बेसिकली कोलेजन जो बोन को जो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है तो ओवर द ग्रोइंग एज कोलेजन की क्वांटिटी कम हो जाती है तो एज अ रिजल्ट जो बोन जो वो ब्रिटल हो जाती है स्पेशली इन द वुमेन। और वुमेन की बात करें तो पीक बोन मिनरल जो कंटेंट है उनका 25 टू 28 ईयर्स ऑफ एज में अचीव होता है और मेल में जो है वो 30 टू 35। 0.5 to 1% लॉस पर ईयर फॉलोइंग द एज ऑफ 50 और मिनोपॉज। अगर मिनोपॉज के बाद जब वो कंपेरेटिवली जब वो ज़्यादा जब वो बोन जो लॉस है वह इंक्रीज हो जाता है। 6.5% लॉस पर ईयर पोस्ट मिनोपॉज फॉर द फर्स्ट 5 to 8 ईयर्स। 5 to 8 ईयर्स में वो इतना हाईली जब वो बोन जब वो लॉस होती है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है तो नॉर्मल जो हम बेस लाइन की बात करें तो लाइक 49 या 50 ईयर्स ऑफ एज में ये होगी तो उसके आफ्टर 1 ईयर जो पोस्ट मिनोपॉज जब वो कंपेरेटिवली जब उसकी मिनरल डेंसिटी और कम होगी और फर्दर जब वो 2 ईयर्स में जब वो जिससे आपको इसमें प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होगा कि कंपेरेटिवली कम हो चुकी है उसकी। एजिंग का भी जो बोन ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। डिक्रीज इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड जनरल टफनेस ऑफ द बोन, इंक्रीज लॉस ऑफ द बोन सब्सटेंस। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ग्रोइंग एज के साथ जब वो ओवर द एज जब वो बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीजिंग पोरोसिटी बिकॉज ऑफ द लो मिनरल डेंसिटी, डिसकनेक्शन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ट्रेबेकुलर लोड्स टू वीकनेस। अगर हम एक लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एक एपिफिजियल पार्ट होता है जो कि एंड होता है। सो अपर जो वो दैट इज द प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और डिस्टल द लोअर वन और दरमियान जो आपका डायफेसिस होता है। जो शाफ्ट ऑफ द बोन है दैट इज द डायफेसिस। बोन के एंड पे जो वो एक कार्टिलेजन पार्ट होता है दैट इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो एपिफिजियल यहाँ पे जो वो एंड प्लेट भी मौजूद होती है। हमने बात की बोन की जो वो दो पोर्शन होते हैं, एक कॉर्टिकल बोन और जो वो स्पोंजी बोन। तो आपके जो एंड्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो स्पोंजी पार्ट ऑफ द बोन होता है। बोन के अराउंड एक सेंसिटिव जो वो मेम्ब्रेन होती है जिसका हम जो वो पेरिओस्टियम का नाम देते हैं। पेरिओस्टियम जब वो एक सेंसिटिव पार्ट है बोन का जो जिससे जो बोन को सेंसेशन जब वो फील करते हैं। जो बेसिकली बोन की जो अंदर वाला पोर्शन है वो सेंसरी उसकी सप्लाई नहीं होती, सिर्फ जब वो पेरिओस्टियम की सेंसरी सप्लाई होती है। बोन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अगर किसी किस्म का बोन पे स्ट्रेस होता है तो वो बोन उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है उसके लिए हमारे पास है वुल्फ लॉ। वुल्फ लॉ क्या स्टेट करता है?
the form of a bone being given, the bone elements place or displace themselves in a direction of functional forces and increase or decrease in their mass to reflect the amount of the functional force. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है वो फंक्शनल फोर्स है. जैसे ही फंक्शनल फोर्स इंक्रीज करेगी बोन पे स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा. उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में बोन के ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और एज अ रिजल्ट जो वो बोन मैस इंक्रीज हो जाएगा. अगर फंक्शनल फोर्स विद इन लिमिट ऑफ द बोन अगर कंपेरेटिवली कम हो जाएगा तो बोन की ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी. तो इसको हम जब वो वुल्फ लॉ का नाम देते हैं. बोन के रिस्पॉन्स में दो चीज़ें हैं, एक मॉडलिंग है और दूसरा रीमॉडलिंग है. बोन मॉडलिंग और रीमॉडलिंग जब वो मैकेनिकल लोडिंग पे डिपेंड करती है कि अगर मैकेनिकल लोडिंग बोन पे होती है तो उसके रिजल्ट में स्ट्रेन होती है. अगर लोड ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेन बोन पे जो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. तो इस स्ट्रेन या स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में बोन जो खुद को मॉडल या रीमॉडल करती है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस. सो बोन मॉडलिंग में क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन नॉट प्रिसीडेड बाय रिजॉर्प्शन. प्रीवियसली जो मौजूद बोन है वो रिजॉर्ब नहीं होती, न्यू जो बोन है वो उसकी फॉर्मेशन होती है. और जब ये बोन पे स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो ये बोन मॉडलिंग का जो वो फिनोमेना होता है. प्रोसेस बाय विच इमेच्योर बोन ग्रोज, osteoblast activity is more in the bone modeling, results in increased bone mass. Next is the bone remodeling, resorption of the fatigue, damage older bone and subsequent formation of new bone. देखा जाए कि जिस तरीके से बोन फ्रैक्चर करती है तो फ्रैक्चर जब हील करता है तो उसके रिजल्ट में जो वो रीमॉडलिंग का प्रोसेस होता है उसमें बोन अपने आप को रीशेप करती है. कुछ पोर्शन जो कि वेस्ट पार्ट है उसको जो वो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी की वजह से जब वो उसमें जब वो ईट आउट किया जाता है और एज अ रिजल्ट जो वो बोन एक प्रॉपर शेप में वापस आ जाती है. इस प्रोसेस को हम जब वो बोन रीमॉडलिंग का नाम देते हैं. सो इसमें जो वो बोन रीमॉडलिंग में जो वो बोन का मैस इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो बोन का जो मैस वो बैलेंस करता है अकॉर्डिंग टू द वुल्फ लॉ. If the strain certain threshold leads to new bone formation, increase bone mass and density. अगर strain comparatively ज़्यादा होगी bone पे तो उसकी वजह से bone mass जो वो increase करेगा. अगर strain जो वो comparatively low है तो threshold इतना अचीव नहीं करेगा और बोन जो खुद को रिमॉडल करने की कोशिश करेगी. अब बोन रिमॉडलिंग की बात करें तो दो तरीकों से होती है. एक कंजर्वेटिव मॉडल है जिसमें जब वो बोन अपने बोन मैस है उसको चेंज नहीं करती है लेकिन बोन अपने आप को रीशेप करती है. और दूसरा है जी डिसयूज मोड. डिसयूज मोड में जो बोन का जो मिनरल डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, बोन का मैस कम हो जाता है, उसका बोन मैरो जो वो मैरो जो एनलार्ज हो जाता है और उसका जो वो कॉर्टेक्स है वो थिन हो जाता है. बोन सेल्स की बात करें तो हमारे पास तीन किस्म के बोन सेल्स होते हैं. नंबर वन इज द ओस्टियोसाइट्स दैट आर द मेच्योर बोन सेल्स. ओस्टियोब्लास्ट आर द बोन डिवाइडिंग सेल्स जो कि बाद में मेच्योर होकर ओस्टियोसाइट्स बनाते हैं. और लास्ट जो ओस्टियोक्लास्ट हैं, बेसिकली जो बोन्स की जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको हम जो वो ओस्टियोक्लास्ट का नाम देते हैं. और इनका मकसद ये होता है कि वहाँ पे कोई किसी किस्म का जो वो वेस्ट मटेरियल तो उसको जो वो रीअब्जॉर्ब करें. In response to the motion of the fluid within the bone matrix, osteocytes trigger the action of the osteoblast and osteoclast. जो bone mature cells हैं that are the osteocytes वो सेंस करते हैं बोन में किसी किस्म की चेंजेस को और उसके रिस्पॉन्स में ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं. जैसे कि ये आपको फिगर में दिखाया गया, इसमें डिफरेंट स्टेप्स दिखाए हैं.
रेस्टिंग बोन सरफेस है। अगर तो बोन पे किसी किस्म का डैमेज आया है तो उसके रिजल्ट में सबसे पहले वहाँ पे जो वो प्री ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं दैट विल चेंज इनटू द एक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट। जो एक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट हैं दे विल परफॉर्म द रिजॉर्प्शन, वो बोन की रिजॉर्प्शन करेंगे। मोनो न्यूक्लियस सेल्स आएंगे, वो उसको जो वो रिवर्सल करेंगे, और एज अ रिजल्ट जब उसमें जब वो प्री ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे जो कि बाद में डिवाइड करेंगे, फर्दर और सेल्स फॉर्मेशन करेंगे। एज अ रिजल्ट जिसमें जब वो प्री मेच्योर जो बोन फॉर्मेशन होगी, और बाद में वही जो ऑस्टियोब्लास्ट जो वो फर्दर मेच्योर होके जो वो ऑस्टियोसाइट्स में जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद जब वो बोन की मिनरलाइजेशन होगी तो इस एज अ रिजल्ट जब वो रिमॉडलिंग का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा बोन का। Bone remodeling involves a balance of osteoclast and osteoblast action और predominance of the osteoclastic activity। डिपेंड करता है कि अगर रिमॉडलिंग की बात करें तो या तो फिर दोनों के दरमियान बैलेंस हो गया, जिसमें जब वो बोन की मिनरल डेंसिटी कम नहीं होगी। अगर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो बोन जो वो डिसयूज की तरफ जा रही होगी। It will result in maintenance or loss of the bone mass. Bone mineralization and strength both depends on the stress to which it is subjected. Bone mineral density generally paralleled by the body weight. Body weight provides most constant mechanical stress determined by the stresses that produce the strain on the skeleton. अब डिफरेंट फैक्टर्स जो कि बोन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज दी फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, लीन बॉडी मास, मसल स्ट्रेंथ एंड द वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस। आप जितनी ज़्यादा वेट बेरिंग एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा बोन की जो वो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। बोन्स आर मेलेबल। Bone hypertrophy, an increase in bone mass due to predominance of the osteoblast activity। जब osteoblast की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो एज अ रिजल्ट बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बोन की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। इसको हम जो वो बोन हाइपरट्रॉफी का नाम दिया जाता है। इट इज़ सीन इन रिस्पॉन्स टू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। जितनी ज़्यादा जो बोन पे स्ट्रेस इंक्रीज किया जाएगा उसके रिस्पॉन्स में ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी होगी, और वहाँ पे जो वो बोन सेल्स इंक्रीज होंगे, मिनरलाइजेशन इंक्रीज होगी, और एज अ रिजल्ट जो वो बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हम जब वो बोन हाइपरट्रॉफी का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो जैसे टेनिस प्लेयर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स की जो कि प्लेइंग आर्म है उसकी हाइपरट्रॉफी, मसल्स की भी हाइपरट्रॉफी होती है, और बोन की मिनरल डेंसिटी भी उसमें इंक्रीज होती है कंपैरेटिवली टू द अदर आर्म। Greater the load, more the mineralization and increased size and mass of the bone। जैसे जैसे बोन पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, लोडिंग ज़्यादा होगी, मिनरलाइजेशन और उसका साइज जो वो बोन का कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। आल्सो रिलेट्स टू द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटी दैट इज द स्पोर्ट्स। जितना ज़्यादा आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज़्यादा आपके किसी एक बोन का उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसी लिहाज से उसमें हाइपरट्रॉफी भी ज़्यादा होती जाएगी। बोन्स ऑफ एक्टिव इंडिविजुअल्स आर डेंसर देन द सीडेंट्री लाइफ टाइप होल्डर्स। जो कि एक सीडेंट्री लाइफ गुजार रहे हैं उसके कंपेरिजन जो एक एक्टिव लाइफ गुजार रहा है उसकी जो बोन हाइपरट्रॉफी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। हायर फीमर बोन डेंसिटी इज फाउंड इन वेट लिफ्टर्स, throwers, runners, soccer players and the swimmers. This is all because of the more weight bearing. Next is the bone atrophy, a decrease in bone mass resulting from a predominance of the osteoclastic activity। हमने ऑलरेडी बात की जो एक्चुअली बोन में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी के दरमियान एक बैलेंस होता है। अगर तो बोन में स्ट्रेस ज़्यादा है तो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और अगर स्ट्रेस कम हो जाए, उस पर डिसयूज हो बोन का, तो उसमें ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी होती है। इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय remodeling, decrease in calcium, bone calcium and weight and strength of the bone। It is seen in
बेड रिडन पेशेंट्स, सीडेंटरी एल्डर्स एंड एस्ट्रोनॉट्स, जैसे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो उन पे भी जो है वो बोन पे स्ट्रेस वगैरह नहीं होता, तो उसके रिस्पॉन्स में उनकी ओवरऑल जो बोन की हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। 4 to 6 weeks of bed rest leads to bone loss that can't be gained in 6 months of a normal weight bearing. अगर 4 to 6 मंथ आप जब वो बेड रिडन रहे हैं तो 6 मंथ आप नॉर्मल एक्टिविटी करेंगे, अगर उसमें जब वो ज़्यादा लोडिंग नहीं करेंगे तो वो रीगेन करना जब इतना ईजी नहीं होगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर स्पेशली इन द ट्रेबेकुलर बोनी पार्ट, decrease bone mass, decrease bone strength, decrease resistance to the fracture. It affects on the astronauts. Overall use is unknown. Tend to have negative calcium balance.